तो लास्ट क्लास में अपन ने 4 पॉइंट कवर कर चुके हैं। अब जो 5वां पॉइंट है वो अपना है कम्यूटेटर लेंथ का, कि कम्यूटेटर जो लेंथ है ना उसका क्या इफेक्ट आएगा आपके नंबर ऑफ पोल्स के ऊपर। तो देखो अगेन अपन क्या करते हैं कि दो अलग अलग मशीन्स लेते हैं, कि जिसके अंदर जो पहली मशीन है उसके अंदर मैंने नंबर ऑफ पोल्स लिए हैं 2। पहली वाली पोली वाली जो मशीन है उसके अंदर नंबर ऑफ पोल्स मेरे 2 हैं, और जो अगली वाली है उसके अंदर मेरे पास में जो नंबर ऑफ पोल है वो मेरे हैं 4। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो अगर नंबर ऑफ पोल अगर आपके 2 हैं, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ ब्रशेज जो रिक्वायरमेंट होगी उस मशीन के अंदर वो भी कितनी होगी, आपकी 2 की रिक्वायरमेंट होगी। ये मैं डीसी मशीन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपना जो एंटायर डिजाइनिंग प्रोसेस है वो अपन डीसी मशीन पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो आपको पता है नंबर ऑफ ब्रशेज अगर 2 हैं तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी कितने होंगे, आपके 2 होंगे। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी 2 होने का रीजन ये है क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपके डिपेंड करता है वेव वाइंडिंग पे या लेप वाइंडिंग पे। अगर मान लो वेव वाइंडिंग डिजाइन किया तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपके 2 ही हैं, और वैसे भी अगर लेप हो या वेव हो, अगर नंबर ऑफ पोल पाथ अगर नंबर ऑफ पोल की वैल्यूज अगर 2 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो वेदर वाइंडिंग लेप वाइंडिंग है या वेव वाइंडिंग है, क्योंकि अगर ले वाइंडिंग होगी तो ए इक्वल टू पी होगा, उसकी वैल्यू कितनी है 2 है, और वे वाइंडिंग में तो ऑटोमेटिकली वैल्यू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 ही होते हैं। तो यहाँ पे 2 पैरेलल पाथ है, एक ये पैरेलल पाथ है, एक आपका ये पैरेलल पाथ है, ठीक है। ये तो बात हुई जब आपने नंबर ऑफ पोल 2 लिए। अगर मैं नंबर ऑफ पोल 4 लेता हूँ, नंबर ऑफ पोल अगर 4 लिए तो मेरे जो ब्रशेज होंगे वो भी कितने होंगे, मेरे 4 ब्रशेज होंगे, ठीक है। 4 ब्रशेज मेरे क्या होंगे, इस तरीके से 4 ब्रशेज होंगे। तो इसका क्या इफेक्ट आएगा कम्यूटेटर लेंथ के ऊपर। कम्यूटेटर लेंथ का मतलब क्या है कि जो कम्यूटेटर अपन जो बना रहे हैं या जो ब्रशेज है, ये ब्रशेज तो कम्यूटेटर के ऊपर लगेंगे, ब्रशेज तो है कम्यूटेटर के ऊपर ही लगेगा। इधर ये ब्रशेज है, ये कम्यूटेटर के यहाँ पे इस कम्यूटेटर के पास में, इस ब्रशेज के पास में ये कम्यूटेटर लगेगा, और लास्ट वाले के पास में ये लगेगा। तो क्या इफेक्ट आएगा उसका देखते हैं। तो देखो कि अगर स्मॉल नंबर ऑफ अगर पोल्स लेते हो आप, अगर मान लो कि पी की वैल्यू आपने 2 ही ली, नंबर ऑफ पोल अगर आपने 2 लिए, नंबर ऑफ पोल 2 लेने का मतलब क्या हुआ कि जो ब्रश करंट है, एक ब्रश के अंदर जो करंट है वो भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैं इसका एग्जांपल बताऊं, सपोज करो कि आपके पास में आर्मेचर करंट है वो 20 एम्पियर है, फॉर एग्जांपल कि आर्मेचर में जो करंट जनरेट हुई है वोल्टेज की वजह से वो 20 एम्पियर हुई है। अगर आपने नंबर ऑफ पोल 2 लिए हैं तो जो पर ब्रश है उसके अंदर जो करंट जाएगी वो कितनी होगी, 20/2, वो कितनी आ जाएगी, 10 एम्पियर, ठीक है। और सेकंड वाले केस के अंदर जब आप नंबर ऑफ पोल अगर 4 लिए हैं, नंबर ऑफ पोल अगर 4 लिए हैं, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20/4, तो कितनी आएगी, 5 एम्पियर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पोल्स की संख्या बढ़ा दी है तो जो पर ब्रश के अंदर जो करंट जाएगी उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आपको पता है कि जैसे अपने पास में वायर होते हैं अलग अलग, 1.5 mm स्क्वायर का वायर होता है, 2.5 mm स्क्वायर का होता है, 4 mm स्क्वायर का होता है। तो ये डिपेंड करता है कि जिसका जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसकी करंट कैरिंग कैपेबिलिटी, मतलब उसकी करंट ले जाने की जो सामर्थ्य है या उसकी जो पावर है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब जिसका एरिया ज़्यादा है उसकी करंट कैरिंग कैपेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर ब्रश के अंदर करंट ज़्यादा है तो इसके अंदर क्या होगा कि जो एरिया ज़रूरत होगा, उस ब्रश का जो एरिया होगा उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। और सेकंड वाले केस के अंदर अगर नंबर ऑफ पोल अगर आपके 4 हैं तो उस केस के अंदर आपकी करंट ब्रशेज के अंदर जो करंट जा रही है वो भी कम जा रही है, तो उसके लिए जो करंट के लिए उस करंट को कैरी करने के लिए जो एरिया की रिक्वायरमेंट होगी वो भी क्या हो जाएगी, मेरी कम हो जाएगी। और तो इस चीज़ से क्या होगा कि अगर एरिया मेरा कम हो जाएगा तो जो कम्यूटेटर की लेंथ है वो मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर मान लो एरिया मेरा कम हुआ है। लेकिन इस केस के अंदर आपका एरिया क्या हुआ, क्योंकि अपन केस ले रहे हैं कि नंबर ऑफ पोल्स आपके क्या है, कम है, तो आपकी ब्रश करंट है वो बढ़ जाएगी, और ब्रश करंट बढ़ने से क्या होगा कि आपको जो एरिया रिक्वायरमेंट होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और एरिया की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो कम्यूटेटर लेंथ है उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर अपन कंक्लूजन में बताएं कि कम्यूटेटर लेंथ का नंबर ऑफ पोल्स के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो नंबर ऑफ पोल्स अगर कम होंगे तो ब्रश के अंदर करंट होगी वो वैल्यू बढ़ जाएगी, ब्रश के अंदर करंट बढ़ने से क्या होगा कि आपको एरिया की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, और एरिया अगर बढ़ जाएगा तो जो कम्यूटेटर लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर नंबर ऑफ पोल्स कम होंगे तो जो कम्यूटेटर लेंथ है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा है तो कम्यूटेटर लेंथ की वैल्यू कम हो जाएगी। तो नंबर ऑफ पोल्स पे कम्यूटेटर लेंथ का क्या इफेक्ट होता है ये मैंने आपको अभी बताया है कि क्या इफेक्ट आपका आएगा कि अगर नंबर ऑफ पोल्स कम या ज़्यादा करोगे तो, ठीक है। उसके बाद में 6 पॉइंट है वो है फ्लैश ओवर। फ्लैश ओवर का मतलब क्या है कि कम्यूटेटर जब आपका, क्योंकि ब्रशेस तो फिक्स होते हैं आपके, कम्यूटेटर आपका रोटेट करता है, तो कम्यूटेटर एक पॉइंट के ऊपर जैसे ही ब्रश के पास आएगा उसे जैसे टच करेगा और ब्रश को लीव करेगा, तो लीव करने पे या स्टार्टिंग पोजीशन के ऊपर उसके अंदर जो
स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी या उसके फ्रिक्शन की वजह से जो स्पार्क प्रोड्यूस होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्लैश ओवर बोलते हैं। तो देखो क्या होगा कि अगर आपने नंबर ऑफ पोल्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ पोल्स बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ ब्रशेज भी बढ़ गए, और नंबर ऑफ ब्रशेज अगर बढ़ गए तो चांसेस जो फ्लैश ओवर है वो भी बढ़ जाएंगे। वो क्यों हो जाएंगे, क्योंकि सपोज करो कि आपके पास में 2 ही पोल हैं, अगर 2 ही पोल हेलो है तो आप, सर, ये ब्लर सा दिखाई दे रहा है। ब्लर सा दिखाई दे रहा है, जी सर। पीडीएफ। जी सर, ये ब्लर हो गया है। ओके जस्ट 1 सेकेंड, सभी के साथ यही प्रॉब्लम आ रही है? हाँ सर। यस सर। एक मिनट, एक मिनट वापस शेयर करता हूँ मैं। अभी कैसी आ रही है? अभी ठीक है सर। सही है सर। ओके ओके ठीक। तो देखो क्या होगा कि फ्लैश ओवर का क्या इफेक्ट आएगा, कि फ्लैश ओवर मैंने बताया दिया आपको। फ्लैश ओवर बेसिकली क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ पोल्स अगर मेरे ज़्यादा होंगे तो फ्लैश ओवर पे क्या इफेक्ट आएगा। तो अगर मान लो कि सपोज करो कि आपके पास में नंबर ऑफ पोल 2 हैं, तो अगर 2 नंबर ऑफ पोल हैं तो जो कम्यूटेटर है वो आपका क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, कम्यूटेटर रोटेट कर रहा है। तो कम्यूटेटर ओनली जब नंबर ऑफ पोल्स 2 हैं तो आपका जो कम्यूटेटर का जो स्पार्किंग होगी वो एक बार इस ब्रश से होगी और एक बार इस ब्रश से स्पार्किंग होगी। लेकिन अगर आपने नंबर ऑफ पोल अगर 4 ले लिए, अगर नंबर ऑफ पोल अगर आपने 4 ले लिए तो नंबर ऑफ पोल 4 लेने से क्या होगा आपका, कि जो स्पार्किंग है वो क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो स्पार्किंग हो रही थी वो ओनली 2 ही पोल की वजह से हो रही थी या 2 ब्रशेज की वजह से हो रही थी, और यहाँ पे स्पार्किंग किसकी वजह से होगी आपकी, 4 पोल की वजह से होगी। स्पार्किंग क्या होगी, 4 पोल की वजह से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ पोल अगर बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ ब्रशेज मेरे बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ ब्रशेज अगर बढ़ेंगे तो जो फ्लैश ओवर है या जो स्पार्किंग है वो भी मेरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो नंबर ऑफ पोल अगर बढ़ाओगे तो फ्लैश ओवर आपका बढ़ेगा, और नंबर ऑफ पोल कम करोगे तो फ्लैश ओवर आपका क्या होगा, कम होगा। तो फ्लैश ओवर का ये इफेक्ट आता है। इसके बाद जो लास्ट है वो है डिस्टॉर्शन ऑफ फील्ड एमएमएफ। तो देखो डिस्टॉर्शन ऑफ फील्ड एमएमएफ में क्या है कि अगर आपके नंबर ऑफ पोल्स अगर बढ़ेंगे तो जो आर्मेचर एमएमएफ है, यानी आर्मेचर एमएमएफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है आर्मेचर की वजह से, वो पर पोल क्या होगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि आर्मेचर एमएमएफ सपोज करो कि आपकी कोई भी वैल्यू है, कि जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि 1500 आर्मेचर एमएमएफ आपका दिया हुआ है, और नंबर ऑफ पोल अगर आपके मान लो कि 2 हैं, नंबर ऑफ पोल अगर 2 हैं तो पर पोल पे कितना आएगा आर्मेचर एमएमएफ, वो आएगा 1500 डिवाइड बाई 2, ये आएगा। और अगर मान लो कि आपके नंबर ऑफ पोल्स अगर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पोल्स बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पर पोल पे जो आर्मेचर एमएमएफ है उसकी वैल्यू भी कम आ जाएगी, और आर्मेचर एमएमएफ की वैल्यू अगर कम होगी तो जो डिस्टोर्शन होगा उस फील्ड का वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि देखो आर्मेचर रिएक्शन बेसिकली क्या है, मैंने पहले भी बताया था सेकेंड ईयर के अंदर और लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है कि आर्मेचर के एमएमएफ की वजह से या आर्मेचर के फ्लक्स की वजह से, एमएमएफ का मतलब क्या, फ्लक्स है, जैसे कि ईएमएफ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैंने बताया है कि ईएमएफ की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ की वजह से आपकी करंट प्रोड्यूस होती है। तो उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट के अंदर एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वजह से आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट होता है। जैसे वहाँ पे ईएमएफ होता है वहाँ पे एमएमएफ होता है, यहाँ पे करंट होती है तो वहाँ पे फ्लक्स होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है तो वहाँ पे रिलक्टेंस होता है। तो एमएमएफ की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, यानी आर्मेचर एमएमएफ की वजह से आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और आर्मेचर फ्लक्स का मेन फ्लक्स है उसके ऊपर इफेक्ट को ही अपन क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन क्या है कि आर्मेचर के एमएमएफ की वजह से जो आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, और उस आर्मेचर फ्लक्स का मेन फ्लक्स पे क्या इफेक्ट है कि मेन फ्लक्स को वो कम कर रहा है या उसको डिस्टोर्शन कर रहा है। तो इसी ही एंटायर प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर मान लो कि नंबर ऑफ पोल्स अगर आपके बढ़ गए तो जो आर्मेचर एमएमएफ पर पोल पे है वो भी आपका कम हो जाएगा, और आर्मेचर एमएमएफ अगर कम हो जाएगा तो आर्मेचर में जो फ्लक्स है वो भी कम हो जाएगा, और आर्मेचर में अगर फ्लक्स कम हो जाएगा तो उसकी वजह से मेन फ्लक्स का जो डिस्टोर्शन है वो भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। यानी फील्ड फ्लक्स क्या है आपका, मेन फ्लक्स है, मतलब फील्ड की वजह से, मतलब एन पोल और एस पोल की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको फील्ड फ्लक्स बोलते हैं, और आर्मेचर की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है या आर्मेचर के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपन आर्मेचर फ्लक्स बोलते हैं। तो नंबर ऑफ पोल बढ़ाओगे तो आर्मेचर एमएमएफ पर पोल है वो रिड्यूस हो जाएगा, आर्मेचर एमएमएफ पर पोल रिड्यूस होने से जो आर्मेचर फ्लक्स है वो रिड्यूस हो जाएगा, और आर्मेचर फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा तो जो मेन फ्लक्स का जो डिस्टोर्शन है या उसका रिडक्शन है वो भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पोल्स का जो डिस्टोर्शन ऑफ फील्ड फ्लक्स है उस पर इफेक्ट आपका ये आएगा।
तो इस तरीके से अपने 7 पॉइंट्स थे, उन 7 पॉइंट्स को अपने कवर किया है कि नंबर ऑफ पोल्स का या सिलेक्शन ऑफ पोल्स का इन अलग अलग पॉइंट्स पे क्या इफेक्ट आएगा। अब इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है कि नंबर ऑफ पोल्स या सिलेक्शन ऑफ पोल्स अगर आप करोगे तो किन किन पॉइंट्स को आप ध्यान रखोगे और किन किन पॉइंट्स को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो मैंने सारा डिटेल में बता दिया आपको, लास्ट पीडीएफ वो भी शेयर कर दिया और ये भी मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो देखो इनकी वजह से क्या हुआ कि ये सारे फैक्टर्स अपने को इंक्लूड करने के बाद में अपने कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कि कोई भी नॉर्मली क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, मतलब कोई भी मशीन अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी रिवर्सल है मतलब आर्मेचर के अंदर वो अपनी होनी चाहिए 25 टू 50 हर्ट्ज, 25 टू 50 हर्ट्ज। इससे से करंट पर पैरेलल पाथ यानी एक पैरेलल पाथ के अंदर जो करंट लिमिटेड है वो है 200 एम्पियर। क्योंकि देखो आपने जो सातों के सातों पॉइंट है उनके अंदर एक चीज आपने कॉमन, एक चीज आपने फील की होगी कि कुछ जगह ऐसा है कि जहाँ पे अगर नंबर ऑफ पोल पढ़ाओगे तो वहाँ पे अपनी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है या मशीन की परफॉर्मेंस है वो आपकी इनहेंस हो रही है, मतलब बढ़ रही है। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाओगे तो। और कहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ पोल्स अगर आप कम करोगे तो आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस या मशीन की परफॉर्मेंस बढ़ रही है। मतलब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं इन 7 पॉइंट्स के अंदर जिनमें से कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाओगे तो बेनिफिट होगा और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स कम करोगे तो बेनिफिट होगा। तो अपने को क्या है कि ऐसा भी नहीं कर सकते भाई नंबर ऑफ पोल बढ़ा दिया तो कुछ पॉइंट्स में अपने को बेनिफिट नहीं मिलेगा या डिसएडवांटेज मिलेगा अपने को, या ऐसा भी नहीं कहते नंबर ऑफ पोल कम कर दिया तो कुछ में अपने को बेनिफिट नहीं मिले। तो अपन क्या करते हैं कि कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके फुलफिल हो जाएं। मतलब नंबर ऑफ पोल्स को इतना ही बढ़ाओ कि आपकी फ्रीक्वेंसी इस से इस रेंज के बीच में रहे और नंबर ऑफ पोल्स आप उतने ही करो कि आपकी जो करंट पर पैरेलल पाथ है वो आपकी 200 एम्पियर से कम ही रहे और करंट पर ब्रश आपकी 400 एम्पियर के आसपास ही रहे। इसी तरीके से जो आर्मेचर एमएमएफ है वो देखो अगर आपने 100 किलोवाट का अगर कोई डीसी मशीन ली है तो उसका आर्मेचर एमएमएफ पर पोल होगा 5000 एम्पियर। अगर आपने 100 से 500 किलोवाट का अगर कोई आउटपुट की अगर डीसी मशीन ली है तो उसके अंदर जो आर्मेचर एमएमएफ होगा वो 5000 से 7500 एम्पियर होगा। इस तरीके से अगर आउटपुट आपने 500 से 1500 लिया है तो उसका जो एमएमएफ है वो इतना होना चाहिए। मतलब अगर 100 किलोवाट की अगर कोई मशीन ले रहे हो तो उसकी ये जो आर्मेचर एमएमएफ है वो इतना ही होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ पोल्स का सिलेक्शन करना है। अगर ये किलोवाट का लिया है तो आपके जो आर्मेचर एमएमएफ है वो इस तरीके से होना चाहिए और अगर ये लिया है तो आपका आर्मेचर एमएमएफ इस तरीके से होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको आप यूज करते हुए मतलब फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए आपके करंट को यूज करते हो और अगर करंट पर ब्रश आर्म है उसको यूज करते हो या आर्मेचर एमएमएफ अलग अलग आउटपुट पे इनको यूज करते हुए आप नंबर ऑफ पोल्स को फिक्स कर सकते हो कि किसी भी डीसी मशीन के अंदर नंबर ऑफ पोल्स की जरूरत कितनी आपको होगी। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है लेकिन कभी कभी एग्जाम के अंदर वो इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल दे सकता है। तो इस तरीके से जो सिलेक्शन ऑफ पोल्स है उसका जो टॉपिक है वो आपका इस तरीके से कंप्लीट होता है कि कितना आपका नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ पोल्स की आपकी रिक्वायरमेंट होगी, किस किस पॉइंट पे या किस किस चीज़ों पे क्या क्या आपका इफेक्ट आएगा। तो ये तो आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद में इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है वो मैं देखता हूँ और ये करवाता हूँ। उसमें से देखो काफ़ी लंबा न्यूमेरिकल है ये, तो इसका देखो एक चैप्टर एक ही क्लास के अंदर तो ये कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो मैं इसके जो छोटा पार्ट है थोड़ा सा छोटा पार्ट है वो मैं आज करवा देता हूँ, बाकी मैं कल कवर इसको कराऊंगा। तो देखो अपने आप में ही ये जो न्यूमेरिकल ये बहुत ही बड़ा है। देखो न्यूमेरिकल है इसकी जो लैंग्वेज है वो ही अपने आप में इतनी बड़ी लैंग्वेज है। ठीक है, तो आपको देख के घबराना नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन क्या है, लेकिन आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं और सारी की सारी चीज़ें को अभी एक जो न्यूमेरिकल में कराऊंगा एक पार्ट आज उसका, तो आपको पता होगा कि वो सब चीज़ें आपने करवा रखी हैं और आपको ध्यान भी रहेगा। तो देखो सबसे पहले क्या है, लैंग्वेज में भी नहीं जाना है कि इंग्लिश में लैंग्वेज लिखी, मैं सब चीज़ समझा दूंगा। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि एक कोई ये है प्रॉब्लम ऑन सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पोल, मतलब किसी भी मशीन का जो पोल्स का सिलेक्शन है वो अपन कैसे करते हैं उसका एक न्यूमेरिकल है और एग्जाम के अंदर आता है। ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो देखो क्या है कि सबसे पहले इसने बोला है कि डिटरमाइन द मेन डायमेंशन। इसी क्वेश्चन के अंदर आपकी जो प्रीवियस के जितने भी फॉर्मूलेज हैं, वेदर इट इज आउटपुट इक्वेशन का फॉर्मूलेट है या आपके आउटपुट जो कोफिशिएंट है उसका जो फॉर्मूला है या डी और एल की वैल्यू है, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होने वाली है आपकी। जैसे वो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल डेंसिटी हो या स्पेसिफिक मैग्नेटिक डेंसिटी हो, वो सारी की सारी आपकी इसके अंदर कवर हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि डिटरमाइन द मेन डायमेंशन। सबसे पहले मेन डायमेंशन कवर करनी है। मेन डायमेंशन का मतलब क्या बोल रहा है ये कि उस मशीन की या तो डायमीटर
मतलब डायमीटर को कैलकुलेट करो और उसकी लेंथ को कैलकुलेट करो। मतलब जो स्टेटर है उसकी डायमीटर को कैलकुलेट करो और उसकी लेंथ को कैलकुलेट करो। तो मेन डायमेंशन का मतलब ये कैलकुलेशन आपको करनी है। फिर वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ पोल्स को कैलकुलेट करो कि आपको नंबर ऑफ पोल्स कितने आपको चाहिए या आपको कितने आने चाहिए। उसके बाद तीसरा वो क्वेश्चन पूरा है कि लेंथ ऑफ एयर गैप, कि जो एयर गैप है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए वो आपको कैलकुलेट करनी है। कौन से की कि एक आपके पास में डीसी मशीन है जिसकी रेटिंग है वो 600 किलोवाट दे रखी है, उसका आउटपुट वोल्टेज 500 वोल्ट है और उसकी जो स्पीड है वो 900 आरपीएम है, रिवोल्यूशन पर मिनट कितना उसका 900 है, और वो कोई जनरेटर है। ठीक है। उसके बाद में उसने क्या डाटा दिया है कि अज्यूम, आपको क्या अज्यूम करके चलना है कि जो एवरेज गेप फ्लक्स डेंसिटी है, कि जो आपका जो गेप है, मतलब गेप का मतलब क्या है, जो आपका लेंथ ऑफ एयर गेप है ना, उस एयर गेप के अंदर जो फ्लक्स डेंसिटी है आपकी एयर गेप फ्लक्स डेंसिटी वो आपकी 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा जो एम्पियर कंडक्टर्स हैं वो है आपके 35,000, ये 35,000 है। ठीक है। इसके अलावा बोल रहा है कि जो पोल आर्क और पोल पिच है उसका रेशियो है 0.75 है और उसकी जो एफिशिएंसी है वो आपकी 91% दी हुई है। ठीक है। ये तो उसने मेन डाटा दिए। तो इसमें क्या क्या दिया है कि उसमें मेन डायमेंशन आपको कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ पोल्स कैलकुलेट करने हैं, लेंथ ऑफ एयर गैप कैलकुलेट करनी है, किस मशीन की 600 किलोवाट उसकी आउटपुट पावर दे रखी है, 500 वोल्ट उसका आउटपुट वोल्टेज दे रखा है, 900 उसकी आरपीएम स्पीड दे रखी है, और एवरेज जो फ्लक्स एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी है वो 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, और एम्पियर कंडक्टर वो दे रखे हैं 35,000 दे रखे हैं उसने, और पोल आर्क टू पोल पिच का रेशियो 0.75 दे रखा है, और एफिशिएंसी उसने 91% दे रखी है। ये चीज़ तो उसने एक चीज़ बताई है। उसके बाद में क्या है कि उस डिजाइन को करना है, मतलब आपको मेन डायमेंशन अगर कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ पोल्स अगर कैलकुलेट करने हैं, या लेंथ ऑफ एयर गैप अगर कैलकुलेट करनी है, तो आपको ये डिजाइन कंस्ट्रेंट मतलब ये कुछ चीज़ें हैं आपको कंसिडर करके चलनी है। कि क्या कंसिडर करके चलनी है कि आपकी जो पेरिफेरल स्पीड है, मतलब जो उसकी स्पीड है ना, वो स्पीड आपकी 40 मिली पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कि जो आपकी रोटर है ना या आर्मेचर है उसकी स्पीड 40 मिली सेकेंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी रिवर्सल मतलब आर्मेचर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो करंट पर ब्रश आर्म है उसकी वैल्यू 400 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो आर्मेचर एमएमएफ पर पोल है उसकी वैल्यू 7,500 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा कि एयर गैप है ना, एयर गैप में के अंदर जो फ्लक्स है वो आपके आर्मेचर एमएमएफ का 0.50% है, और जो कांस्टेंट फैक्टर है वो 1.15। ये मैं बातें बाद में करूंगा कि एयर गैप का और ये है। तो ये सब चीज़ें अपने को दी हुई है। तो देखो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन तो मैं कराऊंगा आपको कल, कि ये जो अपने को पॉइंट्स दे रखे हैं इनको कंसीडर करते हुए आज अपन कैलकुलेट करेंगे इसकी मेन डायमेंशन ओनली अपने को क्या कैलकुलेट करनी है, उसकी मेन डायमेंशन आज कैलकुलेट करनी है। कि सबसे पहला जो टॉपिक अपना जो पॉइंट है कि मेन डायमेंशन है वही आपको कैलकुलेट इसके अंदर आज करनी है। तो देखो कुछ डाटाज दे रखे हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। इसके सॉल्यूशन में अगर जाते हैं तो क्या क्या इसमें कैलकुलेट करनी है। देखो इसमें डी और एल कैलकुलेट करना है, मतलब मेन डायमेंशन का कैलकुलेट करनी है। इसके बाद में नंबर ऑफ पोल कैलकुलेट करने हैं, एयर गैप लेंथ है वो कैलकुलेट करनी है, और उसमें गिवन डाटा क्या क्या है अपने पास में, गिवन डाटा कुछ इस टाइप से आपको दिए हुए हैं। गिवन डाटा क्या दिए हुए हैं कि जो पी नोट है आउटपुट पावर वो 600 किलोवाट है, आउटपुट वोल्टेज इतना दे रखा है, स्पीड इतनी दे रखी है। अब देखो अगर आपको 9,000 आरपीएम अगर स्पीड दे रखी है देन यू हैव टू कैलकुलेट आरपीएस यानी रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यानी एक मिनट के अंदर अगर 900 आरपीएम स्पीड है या रिवॉल्यूशन होते हैं तो 60 सेकंड के अंदर कितने होंगे 900 रिवॉल्यूशन, तो एक सेकंड के अंदर कितने होंगे 900 डिवाइड बाई 60, तो कितना आ जाएगा 15 आरपीएस, मतलब एक सेकंड के अंदर कितने रिवॉल्यूशन होंगे 15 आरपीएस। ठीक है। इसके अलावा बी एवरेज दे रखा है उसने, वो दे रखा है 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये है आपकी स्पेसिफिक मैग्नेटिक डेंसिटी। ठीक है। एस सी क्या है 35,000, ये है आपकी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल डेंसिटी, और पोल आर्क टू पोल पिच के तरह 0.75 दे रखा है आपका जिसकी वैल्यू है साई, और एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 91%। इसके अलावा वो क्या बोला है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू 50 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ब्रश आर्म के अंदर जो करंट है वो 400 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आर्मेचर एमएमएफ है पर पोल वो 7500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और गेप कांस्टेंट फैक्टर है वो 1.15 आपका केजी की वैल्यू है ये 1.15, ये अपन बाद में देखेंगे जब अपन एयर गेप की बात करेंगे तब। ठीक है। इससे पहले सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं ये वाला। देखो आपको ये फॉर्मूला पता है
कि पी ए इक्वल टू क्या होता है सी नोट इंटू डी स्क्वायर एल इंटू एन। पी ए इक्वल टू क्या होता है, यानी आर्मेचर पावर क्या होती है सी नोट इंटू डी स्क्वायर एल इंटू एन, जहाँ पे सी नोट क्या है आपका आउटपुट कोफिशिएंट है, डी क्या है आपका स्टेटर का डायमीटर है, एल क्या है आपका स्टेटर की लेंथ है, एन क्या है आपकी स्पीड है। क्योंकि एन क्या है आपकी स्मॉल है तो ये कौन सी स्पीड होगी आपकी आरपीएस, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, नो कि एन कैपिटल जो कि आरपीएम एन है, इसलिए मैंने आरपीएस आपको यहाँ कैलकुलेट करा है। तो सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, सी नोट कैलकुलेट करते हैं। तो सी नोट की वैल्यू क्या होती है आपकी पाई स्क्वायर इंटू बी एवरेज इंटू एस इंटू 10⁻³ पाई स्क्वायर, बी एवरेज की आपकी स्पेसिफिक मैग्नेटिक डेंसिटी, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल डेंसिटी एस सी होती है। तो पाई स्क्वायर उसने पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या, बी एवरेज कितना दे रखा है इसने 0.6, वो अपने वैल्यू लिख दी। इसी के लिए एस सी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल डेंसिटी दे रखी है वो है 35,000, ये भी वैल्यू पुट कर दी इंटू 10⁻³ जब आपने सी नोट कैलकुलेट किया तो सी नोट की वैल्यू आई 207.26। एक मैंने क्वेश्चन करवाया था कि आपको आउटपुट पावर दे रखी है, उसमें एफिशिएंसी दे रखी है, तो आपने क्या किया था कि आउटपुट पावर निकालने यानी आर्मेचर पावर निकालने के लिए आपने क्या किया था कि जो आउटपुट पावर है उसको डिवाइड किया था एफिशिएंसी से। अगर उसने एफिशिएंसी नहीं दे रखी है, मैंने उस टाइम क्लास के अंदर भी बताया था कि अगर एफिशिएंसी नहीं दी हुई है देन ऑलवेज यू हैव टू अज्यूम एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100%, और अगर उसने दे रखी है देन यू हैव टू मेंशन इट। तो पी नोट कितना दे रखा है आपको 600 किलोवाट, ये अभी ऊपर दे रखा है डाटा में। एफिशिएंसी दे रखी है उसने 0.91%। तो पी ए मतलब आर्मेचर की जो पावर है वो कितनी आएगी 659.34, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो इट विल कम 659.34 किलोवाट। अब अपने को होता है पी ए इक्वल टू होता है सी नोट डी स्क्वायर एल इंटू एन, इसमें अपने को सी नोट पता चल गया और इसके अंदर पी ए भी पता चल गया। तो डी स्क्वायर एल इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए डिवाइड बाई सी नोट इंटू एन। तो पी ए की वैल्यू कितनी है 659.34, सी नोट की वैल्यू है 207.26 एंड एन की वैल्यू है यानी रिवोल्यूशन पर सेकेंड वो कितनी है आपकी 15। तो जो डी स्क्वायर एल है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.2126 मीटर क्यूब क्यों है क्योंकि डी है उसकी भी जो यूनिट होगी वो क्या होगी मीटर के अंदर, और एल है उसकी भी यूनिट किस में होगी मीटर में। तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। अब देखो एक चीज मैंने पहले ही बताई थी आपको, मैंने आई थिंक पहला यह क्वेश्चन करवाया था जिसके अंदर स्क्वायर पोल फेस बताया था मैंने कि स्क्वायर पोल फेस के अंदर क्या होता है कि अगर स्क्वायर पोल फेस दे रखा, अगर आपको कोई भी पोल फेस नहीं दे रखा है और मेन डायमेंशन की अगर बात कर रहा है देन ऑलवेज यू हैव टू अज्यूम स्क्वायर पोल फेस, ऑलवेज कंसिडर करना आपको स्क्वायर पोल फेस। तो अगर आपको नहीं दिया हुआ है, अगर दिया होगा तो बताएगा कि डी की वैल्यू एल से 3 गुना है, 2 गुना है, या उससे 4 गुना है। अगर नहीं दिया देन ऑलवेज यू हैव टू अज्यूम स्क्वायर पोल फेस। और स्क्वायर पोल फेस की क्या कंडीशन होती है कि स्क्वायर पोल फेस के अंदर जो डायमीटर होता है आपकी लेंथ के बराबर होता है, मतलब डायमीटर और लेंथ की वैल्यू बराबर होगी। तो अगर डायमीटर और लेंथ की वैल्यू बराबर होगी तो आपको डी और एल के अंदर एक रिलेशन पता चल गया, वो तो है डी स्क्वायर एल इक्वल टू 0.2126 और डी की वैल्यू एल के बराबर है, तो इससे आप डी और एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अपना जो आज का क्वेश्चन था उसके अंदर जो एक पार्ट था कि जो मेन डायमेंशन है वो आपको कैलकुलेट करनी है, तो वो आपने कैलकुलेट कर ली यूजिंग दिस फॉर्मूला। और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं एक क्लास के अंदर आपको करवा चुका हूँ कि आउटपुट इक्वेशन है या आउटपुट कोफिशिएंट है या बी एवरेज है या आपका स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल डेंसिटी है, ये सब चीज़ों के बारे में। और आपकी जो डी स्क्वायर एल की वैल्यू आई हो इससे आप डी और एल, ये मैंने पूरा कैलकुलेशन किया नहीं है, यहाँ पे डी की वैल्यू एल के बराबर पुट कर देना तो डी क्यूब इक्वल टू ये आ जाएगा, डी क्यूब इक्वल टू आ जाएगा तो डी का स्क्वायर क्यूब ले लोगे आप, स्क्वायर क्या मतलब क्यूब रूट ले लोगे, तो क्यूब रूट लेते हैं आपकी इसकी वैल्यू मतलब इसको 0.21621 है, इसका पावर 1/3 करते ही उसकी वैल्यू डी आ जाएगी, और डी और एल बराबर है तो डी और एल की वैल्यू दोनों की बराबर आ जाएगी। तो मेन डायमेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी। और बाकी जो इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है कि नंबर ऑफ पोल कैलकुलेशन है या लेंथ ऑफ एयर गैप कैलकुलेट करनी है, ये मैं अगली क्लास के अंदर आपको कराऊंगा। अब अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मेरे को पूछ